पर्टिकुलर एंटीना जो रहता है वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही वर्क करता है। वाई, देखो जैसे अपन यहाँ पे सोर्स लगाते हैं और ये ट्रांसमिशन लगाई और ये डाइपोल एंटीना, ठीक है, दिस इज डाइपोल एंटीना। तो यहाँ पे जो अपनों ने पहले से जनरेटर लगाया ना, इस जनरेटर की जो फ्रिक्वेंसी वो पहले से ही फिक्स है, 1 मेगाहर्ट्ज, पता है ना आपको, दिस 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज दिस फ्रिक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है, 1 मेगाहर्ट्ज पे ये एंटीना भी वर्क कर रहा है। क्लियर है आपको ये चीज? यस सर। ठीक है, तो दिस थिंग विल यू हैव टू रिमेम्बर इन योर माइंड नाउ। अब अपन बात करते हैं, देखो एक चीज इसमें ये भी है कि वी विल कंसिडर द एंटीना अरे विच प्रोड्यूस पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन फील्ड। अब जो एंटीनास रहते हैं, अपन हाइपोथेटिकल एंटीना की बात करते हैं। हाइपोथेटिकल एंटीना क्या होता है, या इसे बोल सकते हो आप बहुत काल्पनिक, कि एक ऐसा सिस्टम जो हर डायरेक्शन में रेडिएट करे, ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन का मतलब समझ पा रहे हो? यस सर। जैसे एक स्पेयर रहता है ना, यस सर। तो स्पेयर से अगर अपन स्पेयर को अपन बहुत सारे छिद्र कर दें और उसमें पानी भर दें होलो करके, तो वो पानी सब जगह से निकलेगा, ऐसा मान के चलो आप 2 मिनट के लिए, ठीक है। या फिर एक गुब्बारा ले लो, उसको सब प्रकार से छिद्र कर दो सब जगह से, जैसे तो सारी, हाँ, तो जिस प्रकार से वो सब जगह से जो हवा निकल रही है ना, उसको आप ऐसा ले लो, तो दिस नथिंग बट द रेडिएशन एक्चुअली इन ऑल डायरेक्शन। तो दिस इज हाइपोथेटिकल एंटीना एक्चुअली। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, दिस इज ओनली एग्जिस्ट इन बुक्स और थ्योरी, ठीक है। तो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल वे में ये किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, दिस इज लाइक यूर सो कॉल्ड, जैसे बात करें अपन हेलिकल एंटीना, ठीक है, दिस इज हेलिकल एंटीना। तो ये इसी डायरेक्शन में आपको क्या देगा, रेडिएशन देगा। दिस इज ओनली गिव द रेडिएशन इन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन। पता है, क्लियर है आपको? नॉट दिस यस सर। डायरेक्शन, नॉट दिस डायरेक्शन। और सिमिलर वे में डाइपोल एंटीना भी आपका ऐसे ही वर्क करता है, मोनोपोल एंटीना भी ऐसे ही वर्क करता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपको रेडिएशन फील्ड मिलती है, नॉट गिव द ऑल डायरेक्शन। और दूसरा होता है ओमिनी डायरेक्शन। ओमिनी डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ओमिनी डायरेक्शन का मतलब एक प्लान ले लो आप, इस प्लान में ही आपका रेडिएशन रहेगा, ओके, दिस थिंग। आ गए बच्चे, आ गए। ओमिनी डायरेक्शन का मतलब ये होता है, समझ में आ रहा है आपको? इस पर्टिकुलर यस प्लान, सर। समझ लो ये जेड बराबर 2 है, दिस इज जेड बराबर 2, तो इसी पर्टिकुलर प्लान में आपका जो रेडिएशन होगा, ये एंटीना है बीच में, वहीं पे आपका रेडिएशन होगा। तो इस प्रकार से डायरेक्शन इसकी डिफाइंड होती है। तो आपको पता चला कि दिस इज हाइपोथेटिकल एंटीना और दिस इज प्रैक्टिकल एंटीना। प्रैक्टिकल एंटीना कैन नॉट रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन, it is radiate only particular direction. So this thing, refer this thing, okay. Or we will consider the antenna array which produce particular direction properties of radiation field. फिर अपन जब रेडिएशन की जो वैल्यूज है, मतलब रेडिएशन को और ज्यादा एनहांस करना चाहते हैं, तो उस केस में अपन अरे यूज करते हैं। अरे का मतलब समझते हो आप? यस सर, मतलब पढ़ा है अरे। अरे मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे एक एंटीना ये है, फिर दूसरा एंटीना ये है उसी के जैसा, फिर तीसरा एंटीना ये है उसी के जैसा, फिर चौथा एंटीना ये है, तो ऐसे इस प्रकार से अपन बहुत सारे एंटीना ले लेते हैं और उसको पर्टिकुलर स्पेसिंग पे रख लेते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिंग पे। और उस पर रखने के बाद उससे जो रेडिएशन पैटर्न मिलता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनहांस हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में उसका रेडिएशन आ रहा है, पहले एक एंटीना, एक सिंपल कंपोनेंट था उस एंटीना का, वो इस डायरेक्शन में कम रेडिएटेड दे रहा था, अब लेकिन अब ये इसी डायरेक्शन में बहुत ज्यादा रेडिएशन देगा। कहने का मतलब ये है, दिस इज पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनों ने रेडिएशन की जो वैल्यू वो एनहेंस कर दी है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो फाइनली अब ये भी बात समझ में आ गई आपको। वी विल ड्राइव द फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन फॉर कपलिंग बिटवीन द टू एंटीनास। फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा, दिस इज द मेन इक्वेशन, दिस और इंपॉर्टेंट इक्वेशन। Okay, finally we consider the problem of electromagnetic interference. This is one of the subject in my curriculum, EMI. Okay, so electromagnetic interference is the big problem. This is the big problem, big vast. This is give the lot of accident actually, electromagnetic interference.
अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और प्लान जब प्लेन रहता है ना तो क्रैश भी करवा सकते हैं किसी प्लेन को ही, EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस किसी प्लेन को क्रैश भी करवा सकता है। समझ में आया? दिस इज द बिग थिंग। तो इसको अवॉइड करना बहुत ही, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है। तो ये तो अपना सब्जेक्ट के ही बाहर है फिलहाल, तो बस एक वर्ड है तो आपको ये याद रखना है कि इसका मतलब क्या था। इंटरफेरेंस का मतलब, इंटरफेरेंस का मतलब तो समझते हो ना आप? यस सर। यस, तो वही चीज है। तो ये क्या, दूसरी दूसरी जो बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो इंटरफेयर करती है, वोल्टेज जनरेट करती है। तो जो अनवांटेड वोल्टेज रहता है, उसी अनवांटेड वोल्टेज की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो वो अपन को नहीं चाहिए। तो दिस इज elimination of EMI is very necessary. This is the main problem of today's, you can say. Up now we are moving for Hurtigen dipole. This is the Hurtigen dipole or hypothetical dipole भी आप बोल सकते हो। तो Hurtigen dipole we mean as a infinitesimal current element ideal current where DL is very less than lambda by 10. Let show you something. This is Hurtigen dipole. Okay, Hurtigen dipole का इस प्रकार से रहता है स्ट्रक्चर। और जो हर्टिजन डाइपोल रहता है उसकी जो लेंथ रहती है, दिस इज बहुत छोटे छोटे एलिमेंट। डीएल का मतलब आप जानते हो ना क्या है डीएल? यस सर। यस, दिस इज लेंथ। वेरी स्मॉल, दिस वेरी स्मॉल लेंथ। ओके, तो दिस इज वेरी स्मॉल से अपनों ने बहुत सारे इसको इकट्ठा किया है और फिर अपनों ने ये डाइपोल बनाया जिसकी जो लेंथ है वो इक्वल भी है और लेस देन भी है लैम्ब्डा बाय 10। अब सोचने वाली बात है कि डीएल वेरी छोटा है, पहले से तो बहुत छोटा है, उसके बाद अपनों ने इसको और छोटा कर दिया लैम्ब्डा बाय 10 से, तभी जाके ये यहाँ पे हर्टिजन डाइपोल एग्जिस्ट करता है। अगर आपका डीएल जो है लैम्ब्डा, डीएल जो है, एक मिनट रुकना, डीएल जो है, डीएल की जो वैल्यू है, हर्टिजन डाइपोल की जो वैल्यू है वो इक्वल है लैम्ब्डा बाय 10, इट इज ओके, गुड, वेरी गुड। जितनी छोटी होगी उतना अच्छा। डीएल बाय 30 बेस्ट, बराबर, ठीक है, ये और अच्छे हैं। लेकिन डीएल की जो वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा डाइपोल सिद्ध नहीं होगा। लाइक वाइज 5 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी 5 लैम्ब्डा बाय 5 के बराबर है, तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज वेरी गुड पिक्चर। तो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग लेसर देन का साइन इसीलिए लगाया हुआ है। समझ में आ गया ये लेस देन का साइन क्या है? ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ हर्टिजन डाइपोल। ओके, तो वी मीन इनफिनिटेसिमल करंट एलिमेंट आइडियल वेयर डीएल की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू लैम्ब्डा बाय 10। लैम्ब्डा क्या है? वेवलेंथ, ऑपरेटिंग वेवलेंथ ऑफ, मैंने बता दिया था ऑपरेटिंग वेवलेंथ किसी भी कैसे कैसे निकालते हैं। दिस इज, यहाँ से आपका जो भी जनरेटर है उस जनरेटर की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी 1 मेगाहर्ट्ज पे, उसी 1 मेगाहर्ट्ज पे ये एंटीना भी वर्क करेगा। ठीक है, तो दिस वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? एफ इज इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ डिवाइड बाय लैम्ब्डा, मतलब ये लैम्ब्डा की वैल्यू इस फॉर्मूला से आप निकाल लेना। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ although such current element does not exist in real life, lambda by 10 is very small, very small, you can think about it। dl is very छोटा, बहुत छोटा होता है, दिस लैम्ब्डा इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इज रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। इट सर्व एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फ्रॉम विच ऑफ द फील्ड ऑफ प्रैक्टिकल एंटीना कैन बी कैलकुलेट बाय इंटीग्रेशन। Consider the hydrogen dipole shown in the figure 13.3. We assume that it is located at the origin of coordinate system that it carry a uniform current constant throughout the dipole. I is equal to I naught cos omega naught t. मैंने बताया था लास्ट टाइम कि कोई भी आप रेडिएशन चाहते हो तो यूर जो आपका कंडक्टर है उस करंट कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है आई, वो मस्ट बी वेरी विथ टाइम। तो टाइम का वेरिएशन जब रहता है तभी जाके आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। मैंने बताया था एक एक्सिलरेटेड पार्टिकल जनरेट बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दोनों ही बोल दिया मैंने, ठीक है, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जो कोई भी चार्ज पार्टिकल चलता है वो केवल मैग्नेटिक फील्ड ही, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट करता है। पता है ना आपको?
Yes, sir. तो दिस इज द सेम कंसेप्ट एक्चुअली। आईटी यानी टाइम वेरिएशन। अगर आपने करंट, आप किसी कंडक्टर को लेके बैठे हो और कंडक्टर में आपने करंट वेरिएशन दिया है आई नॉट cos ओमेगा नॉट टी, दिस थिंग इज नथिंग बट दी व्हाट, करंट में वेरिएशन दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आपने वेरिएशन दिया तो इट जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। So this is nothing but the radiation. This radiation is nothing but the electromagnetic wave। और इस electromagnetic wave को निकलने का जरिया क्या है? This conductor। This conductor act as a एंटीना और ट्रांसड्यूसर, जहां पे ट्रांसड्यूसर की फेडिंग क्या है? करंट, दिस आई। ठीक है, तो हर्टिजन डाइपोल में अपनों में जब ये करंट अप्लाई किया फ्रॉम द इक्वेशन द रिलेटेड रिटार्डेड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एट द फील्ड पॉइंट ड्यू टू डाइपोल इज गिवन बाय। देखो ये चीज भी मैं बता देता हूँ, दिस थिंग मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड फर्स्ट। ये मैंने वैसे बता दिया था आपको लास्ट टाइम कि इस कोष्टक का मतलब क्या होता है, याद है? दिस इज योर ओरिजिन, ओरिजिन पे डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, और दिस इज जेड डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, और दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन पे अपनों ने यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है। लेट अस स्टार्ट इट इन अनदर कलर। दिस इज योर हर्टिजन डाइपोल, ओके, जो रेड रेड कलर से शो किया गया है, ओके। तो दिस इज हर्टिजन डाइपोल, दिस इज जेड डायरेक्शन। अब मैंने बताया जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको यूज करना है, और आप चाहते हो कि जो रेडिएशन पैटर्न या रेडिएशन की जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस ऑफ आर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है आर, इसको क्या नाम देंगे? आर थीटा फाई। दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम वी आर यूजिंग। व्हिच कोऑर्डिनेट सर इसमें आपने सिस्टम? डायरेक्शन कौन सी ली है? डायरेक्शन, जेड दो बार लिखा है आपने। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स, ओके ओके सर। ओके। तो दिस इज आर थीटा फाई इज नथिंग, व्हिच कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन वर्क कर रहे हैं? स्फेरिकल। यस, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब अपन वर्क करते हैं तो अपनों को पता है थीटा फाई अपनों को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी अपनों को लेना है। अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना था तो जीरो थीटा फाई, हमेशा ध्यान रखना पर्टिकुलर एंगल पे ही ये रहेंगी, जीरो थीटा फाई। तो व्हेन वी आर कैलकुलेट, तो जब भी आप लोगे तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली जब आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे, है ना। तो दिस इज जो लेंथ है इस एलिमेंट की, जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? दिस इज डीएल। तो दिस इज डीएल इज गिवन बाय हाउ मच? इज लेस देन इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 10। लैम्बडा बाय 10, ठीक है। दिस इज हाइपोथेटिकल एंटीना, मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया। विच उसके बाद आपको क्या करना है? ये एंगल कौन सा होगा? जेड डायरेक्शन से लिया हुआ एंगल क्या बोलते हैं? थीटा एंगल, पता है ना आपको? यस सर। यस, और दिस इज एंगल इज फाई। यहाँ पे इसकी परछाई पड़ेगी बीच में कहीं पे, अपन चाहो तो ले भी सकते हैं, ठीक है। तो बीच में अपन फाई की डायरेक्शन भी ले सकते हैं। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है ना, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि दिस इज द फाई, परछाई को यहाँ पे शेडो ली है इसकी, पी पॉइंट आर थीटा फाई से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज ओ डीएल वगैरह वगैरह सारी चीजें इसमें मेंशन की होगी, ओके। नाउ अब वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे कैसे लिखते हैं? दिस यहाँ पे ए कैसे दिया जाता है और यहाँ पे ए कैसे दिया जाता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए देने के लिए आप ब्रैकेट यूज करते हो। दिस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल। रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा इन टर्म्स ऑफ बॉक्स में, ठीक है। तो दिस इज, सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? याद करो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू अपॉन 4 पाई small r into IDL. Yes, I is nothing but the you are retarded. This is the value of a vector. You can see. समझ में आ गया दिस फॉर्मूला? यस सर। मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था आपको। दिस इज म्यू बाय 4 पाई, म्यू बाय 4 पाई। अब यहाँ पे जो करंट है आई, अपन करंट को कैसे लिखेंगे बता दूंगा मैं आपको। दिस इज आई आर, और डीएल, डीएल आई केप। इन विच डायरेक्शन में आपने डाइपोल को रखा है जल्दी बताओ? जेड डायरेक्शन में बच्चा। करंट की डायरेक्शन ही आपकी
आई की डायरेक्शन होती है, बताया था लास्ट में आपको, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल भी रहेगा। जैसे आप वोल्टेज लेते हैं ना, वोल्टेज और आपका क्या कहते हैं जे, और जे जिस प्रकार से जे करंट डेंसिटी और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड रहता है, उसी प्रकार से आपका ए और आई भी रिलेटेड रहता है। क्लियर है? जे की डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन, है ना? दैट्स व्हाई आई किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जेड डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ए कैप जेड डायरेक्शन। यू कैन सी ए कैप जेड डायरेक्शन वी हैव टेकन। ओके, अब आई की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? लाओ, आई बराबर क्या होता है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, आई इज इक्वल टू कॉस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, ठीक है। ये कॉस ओमेगा टी कहाँ पे फ्लो हो रहा है? यहाँ पे, इस कंडक्टर में। लेकिन अपनों को यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिस वेलोसिटी से जाएगी वो वेलोसिटी क्या रहेगी? सी रहेगी। पता है ना, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, और यू भी बोल सकते हो किस मीडियम यस में, सर। अगर मीडियम की बात कर रहे हैं तो यू, उस मीडियम में जो फ्लो होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कुछ ना कुछ टाइम डिले जरूर आएगा, टी डैश। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस, तो दिस टाइम डिले जो आएगा उसी टाइम डिले को अपन बोलते हैं रिटार्डेड। ठीक है, तो रिटार्डेड टाइम डिले को कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए अपनों को सबसे पहले टी को यहाँ पे, ये जो ये आई बराबर आई नॉट कोस ओमेगा नॉट टी जो है, एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट पी पे क्या होगा? दिस वैल्यू बिकम आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी डैश हो जाएगी। समझ में आ गया? टी डैश, दिस यहाँ पे टी यस है सर। तो यहाँ पे मैंने टी डैश लिख दिया है ना। तो टी डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, टी डैश की वैल्यू निकालना सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। टी डैश, योर टी डैश में क्या होगा? टी, इतने में से कितना घटा दूं कि यहाँ से जितना टाइम, यहाँ से इतना टाइम जा रहा है ना, तो टाइम को कवर करके आपको मिल जाएगा। इन दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस ही टी डैश रहेगा। बोलो, इस वाले पॉइंट और उस वाले पॉइंट का, तो उस वाले पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा? यू बाई आर, दिस इज आर बाई यू इज गिवन बाय द वेलोसिटी। आर बाई टी वेलोसिटी कैसे दी जाती है? आर बाई टी से दी जाती है ना। यस तो सर। अपन टी नॉट ले लेते हैं, ठीक है, दिस पॉइंट टी नॉट ले लेते हैं। तो टी नॉट की वैल्यू अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एट द पॉइंट पी। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो वेलोसिटी को और इसका रिलेशन अपने को पता चल गया, तो इसका रिलेशन को अपन टी नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टी नॉट बराबर कितना हो जाएगा? आर बाई यू। अब पुट करो आर बाई यू, तो टी माइनस आर बाई यू, दिस इज नथिंग बट दी रिटार्डेड पोटेंशियल। तो रिटार्डेड पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आ रही है भैया। तो आई की वैल्यू, आई बराबर कितना हो जाएगा? करंट यहाँ पे आई, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो अब आप, है ना, दिस थिंग इज बिकम ब्रैकेट, दिस इज रिटार्डेड करंट। तो कोस आई नॉट तो सेम रहेगा, आई नॉट कोस ओमेगा एज इट इज चलेगा, अंदर क्या रह जाएगा? टी माइनस यू आर बाई यू। क्लियर है? यस सर। अब मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा ओमेगा का अंदर इनसाइड, तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस आर। अब बताओ ओमेगा बाई यू क्या होता है? सर बीटा। यस, बीटा। दिस इज नथिंग बट द बीटा। समझ में आ गया? दिस इज नोन एज रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल और रिटार्डेड वेक्टर करंट, रिटार्डेड करंट बोल सकते हो आप इसको ना, वेक्टर पोटेंशियल तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो चाहो तो, दिस कैन भी यहाँ पे पुट भी किया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये रियल पार्ट है, तो अब देखो आई को जो है अपनों को किस में लेना है? इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में। तो अपन इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रियल पार्ट है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को अपन फेजर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? दिस टेकिंग रियल पार्ट, कोष्टक लिया, बिकम आई नॉट दिस ई की पावर। देखो फेजर फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो ई की पावर जे ओमेगा टी गायब हो जाता है। अब मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, जी की पावर ओमेगा टी और ई टू द पावर माइनस जे आर बीटा। क्लियर है?
Yes, sir. दिस इज इंस्टेंटेनियस फॉर्म, इसको इक्वल करोगे रियल पार्ट लोगे तो यही आएगा। Yes, sir. यस अब मैं इसको प्योरली कॉम्प्लेक्स टर्म में लिख सकता हूँ। दिस कैन बी रिटन एज ए फेजर फॉर्म, पी फेजर फॉर्म में लिख रहा हूँ। फेजर फॉर्म में को एस से डिनोट करते हैं ना, एस से, तो रियल पार्ट वगैरह सब हट जाएगा। ओनली क्या रह जाएगा, आई नॉट ई टू द पावर माइनस जे आर बीटा। यस और नो? Yes, sir. दैट्स सेइंग, तो ये वैल्यू आप वहां पे रख सकते हो, दिस थिंग ई की पावर माइनस जे आर बीटा। तो अब बताओ मुझे, अब इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्या है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू बाय 4 पाई आर। ओके, आई करंट की जगह कितना I रख आ देंगे, जाएगा आई नॉट। I naught e to the power अच्छा ई टू द minus पावर JR. पहले लिख रहा हूँ, डीएल पहले लिख रहा हूँ, है ना, डीएल पहले लिख रहा हूँ, ई टू द पावर यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस जे आर बीटा। क्लियर है? Yes, sir. yes this thing, so you get this expression at the point P. now further आपको क्या करना है, अब मुझे बताओ, ट्रांसफॉर्मिंग द वेक्टर का वेक्टर फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो ये सब जो चल रहा था, सारी पिक्चर किसमें खेल रहे थे अपन, पता है ना आपको, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम एक एफ जेड डायरेक्शन, ये रही एक एफ जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक एफ जेड डायरेक्शन लिया तो दिस इज नथिंग बट द जेड एस, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, यस और नो? Yes, जेड sir. एस है ना। अब आपको इस जेड एस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आपके पास ए जो है टोटल वेक्टर पोटेंशियल है, उस टोटल वेक्टर पोटेंशियल को एक एफ एक्स इस प्रकार से लिख सकते हो आप, एक एफ एक्स कोमा एक एफ वाई, एक एफ वाई एस, ठीक है। उसके बाद एक एफ जेड एस, दिस थिंग। तो ओनली यू हैव दिस कंपोनेंट, रिमाइनिंग दिस कंपोनेंट आर जीरो। अब you have to use which kind of coordinate system to convert this thing into spherical coordinate system? r theta phi, in terms of you have to convert it rs, ars, अरे यार आ क्यों नहीं रहा, तो ars। सर ये दोनों तो जीरो हो जाएगा ना सर, Z वाला तो 5 हाँ होता ये है। तो अपन जीरो रख ही देंगे ना बाद में, चिंता क्यों कर रहे हो। आर एस, उसके बाद आर थीटा एस, ठीक है, आर थीटा एस लिखना लिखना जरूरी है इसलिए मैंने लिख दिया फाई एस समझाने के लिए, ठीक है। So this thing you have to transform in terms of spherical coordinate system. Okay, clear है? Yes, sir. Yes, so you have to use this big matrix. याद है आपको बड़ी मैट्रिक्स, कन्वर्जन मैट्रिक्स, आर थीटा फाई, आर थीटा फाई, आर थीटा फाई, आर थीटा फाई को यहाँ लिखते थे विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे तो आर यहाँ पे आता था, है ना। तो दिस इज एक आर, एक थीटा, एक फाई, और यहाँ पे एक एक्स, एक वाई, एक जेड, फिर इसको इन्वर्ट करेंगे तो दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल तो बड़ा मुश्किल होगा, तो आपको फर्स्ट चैप्टर को रिफर करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ वेक्टर कैलकुलस में, वेक्टर कैलकुलस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। Okay, so this you have to use this thing, this matrix actually, to convert in terms of r, theta and phi. अरे कहाँ गया रे, constant coordinate system, ये रहा, दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस, तो यहाँ पे देख लो, ये y x प्लस जेड जीरो जो भी है, यहाँ पे देखो एक एफ एक्स भी जीरो है, ये भी जीरो है, बस ये वाली क्वांटिटी है आपके पास एक एफ जेड एस, है ना। तो ये रखना है, बाकी सारी चीजों को आपको इजिटीज लेना है, और ए आर थीटा फाई तीनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया? इन दोनों को जीरो करोगे तो पहले टर्म ये जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे कोस थीटा एक एफ जेड एस से समथिंग आएगा। उसके बाद सेकंड टर्म भी कुछ माइनस साइन थीटा एक एफ जेड एस एस टी आ जाएगा, और इस जीरो जीरो करेंगे तो यहाँ पे सब जीरो हो जाएंगे, तो एक एफ आई तो पूरा जीरो, केवल दो ही कंपोनेंट आएगा, एक एफ आर थीटा और एक एफ थीटा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो कैसे, चलो मैं बता देता हूँ। ये जो है यहाँ पे ये जीरो है क्योंकि ये क्वांटिटी जीरो है, ये क्वांटिटी जीरो है, तो दिस बिकम जीरो, ओनली एजेड एस जीरो है, एजेड एस ही आएगा आपके पास, ठीक है, दिस थिंग।
और यहाँ पे जो भी टर्म है और यहाँ पे भी जो टर्म है और यहाँ पे कितना है cos थीटा और दिस इज माइनस साइन थीटा, ठीक है, और दिस इज 0 और ये जो टर्म आ रही है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या है r थीटा फाई, एक के पार r और एक के थीटा और उसके बाद एक के फाई दिस थिंग, ओके, ये जो क्वांटिटीज है ना। तो अब इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब कोस थीटा और एक केप जेड रह जाएगा, यानी कि एक केप आर की जो कंपैरिजन आएगा केवल एक केप जेड एस कोस थीटा रह जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। यस सर। तो एक केप आर बराबर लिख सकता हूँ, एक केप आर एस की जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है, माइनस सॉरी प्लस एक केप जेड एस कोस थीटा, ठीक है। सिमिलर वे में आपको एक थीटा भी फाइंड आउट करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन इसमें करना है, तो देखो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ओनली माइनस साइन थीटा का लास्ट वाला मल्टीप्लीकेशन। बचेगा माइनस साइन। तो ए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए थीटा एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जेड एस पूरा लिख देना यार, और साइन थीटा, ठीक है। और उसके बाद यस सर। इस वाली टर्म का दोनों का 0 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन सर 0 पूरा। और इस 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, तो ए फाई तो पूरी 0 हो गया। समझ में आ गया आपको। यस सर। तो आपके पास दो कंपोनेंट्स आए इसके, ठीक है। तो वही दो कंपोनेंट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। कहाँ गया अरे, रुक जाओ मैं पीछे ले गया, आई एम सॉरी। यू कैन सी एजेड एस cos थीटा माइनस एजेड एस sin थीटा। समझ में आ गया। यस सर। Yes. After that, you have to find out the component. Which component? HS component. मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एजेड की वैल्यू पुट करना है ना। दिस थिंग यू हैव टू पुट फुल थिंग, एजेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, एजेड की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करना है। उसके बाद फर्दर सोल्व करना है इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, दिस रिलेशन यू हैव टू यूज, पता है ना, एच फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। अब आपको क्या करना है, कर्ल ऑपरेटर लगाना है। तो कर्ल ऑपरेटर के लिए आपके पास दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, एक तो आर कंपोनेंट, एक थीटा कंपोनेंट है। तो इन दोनों कंपोनेंट को उस मैट्रिक्स में डालना। कौन सी मैट्रिक्स, पता है ना, मैट्रिक्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो कर्ल लेते हैं, वो पूरी मैट्रिक्स को यूज करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो मैं यस सर। बता देता हूँ आपको खुद करना है ये सारी चीजें। मैं बस परिणाम बता दूंगा कि हाँ ऐसे। देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एच एस, टोटल एच एस फाइंड आउट करना है। तो टोटल एच एस फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस ए, ठीक है। ए के सारे कंपोनेंट आपको पास पता है, बस कर्ल लेना है। तो कर्ल के लिए बी को क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एच। अब म्यू को भी यहाँ पे हटा के 1 बाय कर रहा हूँ, 1/म्यू लिख रहा हूँ। उसके बाद डेल क्रॉस ए लिख रहा हूँ, ठीक है, डेल क्रॉस ए। अब इस डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/म्यू आर स्क्वायर साइन थीटा। और पूरा मैट्रिक्स चलता है एक के पार एक के थीटा, अरे यार पास पास लिख दिया, एक के फाई, ठीक है। दिस मैट्रिक्स एक के फाई, फर्दर डी बाई डी आर, उसके बाद डी बाई डी थीटा, हाँ, फिर उसके बाद डी बाई डी फाई, ओके ओके। अब यहाँ पे क्या रहता था, आर डी थीटा, तो आर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, आर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। और सिमिलर में यहाँ पे भी आपका जो कंपोनेंट है ए जेड सॉरी ए आर एस, ए आर सॉरी ए थीटा एस, एक मिनट है ना, ए थीटा एस और दिस इज ए थीटा ए फाई आर। समझ में आ रहा है ना, एफ आई एस, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको आर लगाना है दोनों साइड में, और यहाँ पे आर साइन थीटा, दिस इज आर साइन थीटा से मल्टीप्लीकेशन करना है, आर साइन थीटा, दिस इज आर साइन थीटा एक के फाई। और सिमिलर वे में यहाँ पे भी आपको आर साइन थीटा एक के फाई की वैल्यू रखना है। अब चूंकि एक के फाई कंपोनेंट तो 0 है, बोलो दिस थिंग, so you have to put all those thing in this। और उसके बाद ये दोनों कंपोनेंट को यहाँ पे पुट करके इसको डिफरेंशिएशन करके इसको पूरा का सोल्व करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा, एच एस की वैल्यू मिलेगी, वो एच एस फाई एस
एच ऑफ आर एस, ये दोनों कंपोनेंट जीरो मिल जाएंगे आपको। अच्छी बात ये है जब आप इसको सोल्व करेंगे एच एस आर एस भी जीरो आ जाएगा, एच एस थीटा भी जीरो आ जाएगा, ओनली एच एफ पाई कंपोनेंट रहेगा, तो इसकी वैल्यू ये रहेगी। समझ में आया? यस सर। यस, तो यू हैव टू सोल्व लाइक दिस। फर्दर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। यू नो व्हाट अबाउट डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू, अपनों को फेजर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं ना सारा, तो फेजर फॉर्म के लिए अपनों को जो फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? डेल क्रॉस एच एस। वी हैव एच एस की वैल्यू आपके पास पड़ी है जो कि एच एस 5 के बराबर है, बाकी सारे कंपोनेंट जीरो है, और उसके इक्वल टू होता है जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा, सॉरी प्लस जे ओमेगा, क्योंकि आपका जो सिग्मा है वो क्या है? जीरो है, दैट्स वाई जे जीरो हो जाएगा, ओनली जेडी रहेगा। तो जेडी के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ जे ओमेगा एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू पुट। ओके, तो ये अप्लाई कर लेना आप इसको, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, दिस थिंग ई थीटा एस और ई आर एस और ई फाई एस कंपोनेंट जीरो आ जाएंगे, तो दो कंपोनेंट और आएंगे। क्लियर है आपको? बाय यूजिंग दिस यस फॉर्मूला सोल्व कर सकते हो ना ये तो? यस सर। यस, तो सिमिलर मैट्रिक्स यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस एच के टर्म में, और आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, दिस इज इजी, नथिंग बट द मैथमेटिक्स यू हैव टू डू। ठीक है, फर्दर उसके बाद क्या रह गया है? अब आपके पास सारे कंपोनेंट आ गए हैं, ई एच कंपोनेंट आ गया, ई कंपोनेंट आ गया, थीटा कंपोनेंट आ गया, ई फाई कंपोनेंट आ गया, सारे कंपोनेंट आ गए। अब ईटा बराबर क्या होता है आपको पता है? फॉर दिस मीडिया, जिस मीडियम में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपोगेट कर रही है बाय यूजिंग दिस एंटीना, उस एंटीना के कारण पी पॉइंट पे कितना आया, आपकी जो फील्ड आई है वो कितनी है? ये फील्ड आई है। तो इसके लिए ईटा किसके बराबर है? अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन, पता है ना आपको, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू जीरो है। ओके, so a close observation of the field equation in this reveal that we have a terms varying this kind of thing. अब देखो, at very high distance, मुझे बताना वेरी हाई डिस्टेंस पे 1/r² क्या हो जाएगा? जो टर्म है 1/r², 1/r³, दिस टू टर्म्स, r क्या हो सर ये जाएगी? कम हो जाएगा ना? यस, नेग्लेजिबल हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। लाइकवाइज मैंने ले लिया 10 किलोमीटर ले लिया, मान के चलना एक मिनट के लिए ना, 10 किलोमीटर ले लिया, तो 10 किलोमीटर का स्क्वायर करो, 10 किलोमीटर यानी 10 टू की पावर 3, 10 टू की पावर 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू की पावर 3 का स्क्वायर एक्चुअली ना, तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू की पावर 4, 4 दूनी 8, कितना होता है? 8, तो 10 टू की पावर -8। So this distance is very less, 1/r² is very less. यस सर। Okay, so this is approximately equal to 0 with respect to 1/r, with respect to 1/r. Okay, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको। 1/r कितना हो जाएगा? 1/10 to the power 4, it mean 10 to the power 4 और some coefficient also there, तो ये 10 to the power again कम हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ता ही जाएगा 10 to the power -8. That's why we are going to negligible this kind of things. तो ये टर्म्स कहाँ पे आ रही है? देखो यहाँ पे आ रही है 1/r² आ रही है, 1/r³, 1/r², तो ERS भी पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, ओनली ई थीटा एस कंपोनेंट रह जाएगा, ई थीटा एस कंपोनेंट रह जाएगा और ई फाई एस कंपोनेंट रह जाएगा। यू कैन सी हियर ई फाई एस इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट और ई थीटा एस इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट। ई थीटा एस भी है ना, हाँ यस, ई थीटा कंपोनेंट रह जाएगा, ERS कंपोनेंट भी गायब हो जाएगा, ओनली दो कंपोनेंट रह जाएंगे। दिख गए आपको सारे कंपोनेंट? यस सर। यस, और ई थीटा एस इज इक्वल टू ईटा एच एफ आई एस, आपको पता है ना रिलेशन, जैसे रिलेशन आप निकालते हैं, लेट मी शो यू रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ई एक्स अपॉन एच वाई इज इक्वल टू ईटा होता है, ठीक है। यस सर। और एक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एज ए आर, तो ई कंपोनेंट ऑफ आर अपॉन एच कंपोनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वाई को फाई के टर्म, सॉरी थीटा के टर्म में ना, थीटा के थीटा। टर्म, ठीक है। तो थीटा इट बिकम आल्सो ईटा, और सिमिलर वे में जब आप लोगे ई थीटा अपॉन ई फाई एच फाई, तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो ई थीटा कंपोनेंट एक्ट एज ए जेड और फाई कंपोनेंट एक्ट एज ए, सॉरी दिस कंपोनेंट एक्ट एज ए वाई, फाइव जेड होगा जेड और है ना, थीटा वाई। यस सर। है ना। तो y क्रॉस जेड इज इक्वल टू कितना होता है? y क्रॉस जेड बराबर x एक्स
पॉजिटिव एक्स, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ईटा ओनली। इसलिए जो रिलेशन है यहाँ पे, ये रिलेशन आप देख सकते हो, दिस रिलेशन ईटा थीटा एस इज इक्वल टू ईटा फाई एस, डायरेक्टली वी कैन ऑब्टेन। ओके, बस आपको एलिमिनेट क्या करना है, 1/r², 1/βr³ ये पूरी की पूरी जो टर्म है दोनों को एलिमिनेट करना है। यहाँ से भी ये टर्म पूरी एलिमिनेट कर दोगे तो पूरा हट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। तो क्योंकि अपन फार जोन की बात कर रहे हैं, नियर जोन की जब बात करेंगे तब इन दोनों को इन दोनों को हटा सकते हैं। लेट मी शो यू समथिंग एल्स। चलो ऑब्जर्वेशन देख ही लेते हैं क्या बोलना चाहता है ये। फील्ड इक्वेशन में रिवील दैट वी हैव अ टर्म्स लाइक दिस, ओके, द टर्म कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सिंस इट करस्पॉन्डिंग टू द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऑल्दो अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पढ़ा है क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, है ना। तो दिस टर्म डोमिनेट अदर टर्म्स इन द रीजन वेरी क्लोज टू हार्टिजन डाइपोल एंड दी 1/r² टर्म इज कॉल्ड द इंडक्टिव फील्ड। आपको ये सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजी, एक मिनट, है ना। ओके, तो दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट ओनली नियर फील्ड, दैट इज डिस्टेंस क्लोज टू द करंट एलिमेंट। द r1/r टर्म इज कॉल्ड फार फील्ड और रेडिएशन फील्ड। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके ओके ओके, तो यू कैन रिफर दिस पैराग्राफ फॉर फार फील्ड। जब भी 1/r टर्म रहेंगी तो इसको अपन फार फील्ड से डिनोट करेंगे। दिस इज also called as a radiation field because it is only terms that remain the far zone. Okay, that is the point is very far from and current element. Here we the mainly concerned with the far field or radiation zone. Beta r is very greater than 1 और 2πr is very greater than। आप बीटा को सोल्व करोगे 2π/λ तो आपको पता चल जाएगा। तो ये टर्म अपनों ने यूज किए तब जाके फार फील्ड के बारे में आप कंसर्न कर रहे हैं, मतलब कंसीडर कर रहे हैं।